आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में ट्रेंगुलेशन सर्वे को डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके ईएसी और गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लाइकवाइज वेल कंडीशन ट्रेंगल क्या होती है, सैटेलाइट स्टेशन क्या होते हैं, इसेंट्रिक स्टेशन क्या होते हैं, फॉल्स स्टेशन क्या होते हैं, लैपलेस स्टेशन क्या होते हैं, आपका सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स में आपका ल्यूमिनस सिग्नल्स और यू कैन से सन सिग्नल्स, नॉन ल्यूमिनस सिग्नल्स और यू कैन से ओपेक सिग्नल्स, नाइट सिग्नल्स। आपका ट्रेंगुलेशन स्टेशन पर जो टावर होता है बिल्बी टावर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैसे निकाली जाती है डिस्कस करेंगे। सिंगल चेन ऑफ ट्रेंगल सिस्टम, डबल चेन्स ऑफ ट्रेंगल्स सिस्टम, क्वाड्रिलेटरल सिस्टम, सेंट्रल पॉलीगन सिस्टम, combination of all these systems, grid iron system, central system, primary triangulation, secondary triangulation, tertiary triangulation, height of or you can say intervisibility between instrument and the station हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो हमारा जो ट्रायंगुलेशन सर्वे होता है ये बेसिकली एक बेस लाइन की लेंथ को मेजर करना होता है और साथ में सारे एंगल्स भी मेजर किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगुलेशन लेंथ ऑफ ए बेस लाइन एंड ऑल एंगल्स आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली। जब प्रिसीजन की बात आ जाती है तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं। जियोडेटिक सर्वे इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज डिटरमिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे की, तो ट्रायंगुलेशन सर्वे में आपका जियोडेटिक सर्वे इंक्लूड होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक वेल कंडीशनड ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल दीज पॉइंट्स जो मैं रेड पेन से डॉटेड पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को हम लोग ट्रायंगुलेशन स्टेशंस बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन स्टेशन एक दूसरे से इंटरविजिबल होने चाहिए और जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपकी एक वेल कंडीशनड ट्रायंगल होनी चाहिए। अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं वेल कंडीशनड ट्रायंगल के बारे में। जितना भी आपका ट्रायंगुलेशन प्रोसेस है, ट्रायंगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल्ड नेटवर्क और फ्रेमवर्क ऑफ सीरीज ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल में आपको मैं दिखाऊंगा कि आपकी कई ट्रायंगल्स जुड़ती हुई चली जाती है सिंगल सेम लाइन में। डबल चेन ऑफ ट्रायंगल सिस्टम में एक कॉमन लाइन की तरफ आपकी साइड ट्रायंगल जुड़ती चली जाती हैं। इस प्रकार से आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे कंप्लीट हो पाता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए मैप, एक मैप को प्रिपेयर करने के काम आता है। तो अगर हम जनरली बात बोलते हैं, अब बात करते हैं इसकी लेंथ हमने खुद मेजर कर ली, बेस लाइन की लेंथ हमने खुद मेजर कर ली, सारे एंगल्स हमने खुद मेजर कर लिए। तो बात करते हैं, लेट अस सपोज दैट एंगल के सामने ये साइड बी है, इस एंगल के सामने ये साइड सी है, इस एंगल के सामने ये साइड ए है। तो हम लोग बाकी लेंथ सी लेंथ और ए लेंथ कैसे निकालेंगे? हम लोग साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन एंगल सी। इस की मदद से हमारे पास बी हमारे पास है, हमने ए और सी निकालना है। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है। तो साइड ए एंड सी वी हैव टू कैलकुलेट, आसानी से निकाल सकते हैं।
बेसलाइन की मेजरमेंट से हम लोग किसी भी पॉइंट का एलिवेशन, किसी भी टेरेन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बेसलाइन मेजरमेंट्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेशन पॉइंट्स एंड देयर एलिवेशंस और पीक पॉइंट्स इन ए टेरेन, जो कि आपको रिमेनिंग फील्ड में हेल्प करता है। अगर टेरेन पॉइंट्स और पीक पॉइंट्स का एलिवेशंस वगैरह पता लग जाता है तो हमें पूरा जो नेटवर्क है वो बनाना आसान हो जाता है। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे में, जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल होता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इन द फील्ड, इसमें जियोडेटिक सर्वे में वो एस्टेब्लिश किया जाता है यूजिंग सिग्नल्स एंड टावर्स। सिग्नल्स और टावर्स की हेल्प से एस्टेब्लिश किया जाता है। मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। हमारा जो टावर होता है उसको बेसिकली बिबली टावर बोलते हैं, एंड जो सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ओपेक सिग्नल, opaque signals. Second one is called as non-opaque signals, non-opaque signals, and the third one is called as night signals. हम लोग इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगुलेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं या प्रिसाइज मेजरमेंट के प्रोसेस से कर सकते हैं। मींस ट्रायंगुलेशन और जियोडेटिक सर्वे, और यू कैन से जियोडेटिक सर्वे ही आपका ट्रायंगुलेशन को एडॉप्ट करना ही हम लोग यू कैन से जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जितने भी ट्रायंगुलेशन स्टेशंस होते हैं ये एक दूसरे से इंटरविजिबल होने चाहिए, एंड स्टेशन शुड फॉर्म ए वेल कंडीशन ट्रायंगल। पहले वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल की शेप इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई भी एरर अगर एंगल में आती है तो वो कंप्यूटेड लेंथ, मतलब बेस लाइन की लेंथ के ऊपर कम से कम इफेक्ट डाले। बेस्ट शेप ऑफ ए वेल कंडीशन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका बेस एंगल, देखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है और बेस एंगल क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइकवाइज दिस, कोई भी बेस एंगल, एक बेस एंगल, कोई भी बेस एंगल आपका 56 डिग्री 40 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, जिसका बेस एंगल। लेकिन इस प्रकार का एंगल अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम एक्चुअल प्रैक्टिस में इस प्रकार की ट्रायंगल को एडॉप्ट करते हैं जिसका सारे एंगल्स, इनसाइड एंगल्स कोई भी 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन वेल कंडीशन ट्रायंगल के एंगल 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज्यादा होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। ट्रायंगुलेशन स्टेशंस जो होते हैं ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं नेटवर्क के, ट्रायंगुलर नेटवर्क के ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ये पूरी जो भी एरिया सर्वे करना है उसकी बाउंड्री को कमांड करते हैं। देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रायंगुलेशन स्टेशंस एक दूसरे से इंटरविजिबल होने चाहिए, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम लोगों को सिग्नल्स की सहायता लेनी पड़ती है। सिग्नल्स के बारे में थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, बाकी पूरा डेप्थ में डिस्कशन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर मैं डिस्कस करूंगा। सिग्नल्स को यूज किया जाता है सो दैट कि ट्रायंगुलेशन स्टेशन एक दूसरे से इंटरविजिबल हो सके। सिग्नल्स ट्रायंगुलेशन स्टेशन के ऊपर एक्यूरेटली फिक्स होना चाहिए, और एक्यूरेटली फिक्स करने के प्रोसेस को हम सेंटरिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क। एक दूसरा प्रोसेस होता है ट्राइलिट्रेशन प्रोसेस। ट्राइलिट्रेशन प्रोसेस में सारी साइड्स ऑफ द लेंस आर मेजर्ड, बट एंगुलर मेजरमेंट आपकी नहीं की जाती है। एंगुलर मेजरमेंट ऑटोमेटिकली फील्ड में आपकी हो जाती है। हम लोग प्रैक्टिकली और डायरेक्टली हम लोग एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो जितने भी ये सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल बेसिकली ईएम वेव्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स को यूज करते हैं। तो जितने भी 3D इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। लाइट वेव्स भी यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स भी यूज करते हैं।
देखिएगा, ऐसे स्टेशंस जिनके ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी ली जाएं। वैसे तो हम लोग ट्रायंगुलेशन स्टेशंस के ऊपर लीनियर एंड एंगुलर ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी अगर ली जाएं, लाइकवाइज एजिमिथ है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, डिपार्चर है, तो उन स्टेशंस को हम लोग लैपलेस स्टेशंस बोलते हैं। लैपलेस स्टेशंस, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को एक रेंजिंग पोल, मैंने आपको लीनियर मेजरमेंट में पढ़ाया था, रेंजिंग पोल के ऊपर सिग्नल लगाया जाता है जिसको हम लोग ट्रायंगुलेशन सिग्नल की तरह यूज करते हैं। लेकिन कई बार हमें किसी पहाड़ के एरिया पर, पहाड़ी एरिया में या फिर हिली एरिया और रिच पॉइंट पर हम लोगों को कोई टेलीविजन टावर या फिर टेलीफोन टावर मिल जाता है, हम उसको ही ट्रायंगुलेशन सिग्नल बोल लेते हैं। तो अगर वहां पर ट्रायंगुलेशन सिग्नल की जगह हमने टावर यूज किया है, तो वहां पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सेटअप तो नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सेटअप द इंस्ट्रूमेंट ओवर ट्रायंगुलेशन स्टेशन। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर जगह की कमी है, हम लोग टावर के अंदर घुसकर को तो इंस्ट्रूमेंट को सेट करने से रहे, बिकॉज ड्यू टू यू कैन से लैक ऑफ स्पेस, वहां पर जगह की कमी है। उन केसेस में उस स्टेशन को छोड़ के थोड़ा सा उसके पास में, उसके बगल में इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है ऑब्जर्वेशंस को लेने के लिए। अब वो जो बगल वाला जो स्टेशन, वो ट्रायंगुलेशन स्टेशन थोड़ी बना है, वो तो उस ट्रायंगुलेशन स्टेशन का काम कर रहा है, तो उसको झूठा स्टेशन बोलते हैं, फॉल्स स्टेशन बोलते हैं, इसेंट्रिक स्टेशन बोलते हैं, सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं। देखिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके एक ट्रायंगुलेशन नेटवर्क है, इसमें ये ट्रायंगुलेशन स्टेशन है, ये ट्रायंगुलेशन स्टेशन है, ये ट्रायंगुलेशन स्टेशन है। इस ट्रायंगुलेशन स्टेशन को आपने चूज कर रखा कोई टावर, तो यहां पर यहां से ऑब्जर्वेशन ना लेकर के एक नियर बाई स्टेशन सिलेक्ट किया जाता है, जिस स्टेशन को हम लोग सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं, या फिर यू कैन से इसेंट्रिक स्टेशन बोलते हैं, या फिर आप लोग उसको फॉल्स स्टेशन बोल सकते हैं। बाकी आपका तो दिस स्टेशन is called as a satellite, or you can say false, or you can say eccentric, and this station is a triangulation station. अब मान लीजिए जितना एरिया कवर हुआ है, इस एरिया में मान लीजिए बीच में कोई विलेज है, विलेज है, इस विलेज में कोई पौंड है, उस पौंड का आपको आरएल निकालना है किसी के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीरियर डिटेल्स को कैलकुलेट करने के लिए, लोकेट करवाने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग सब्सिडरी ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। इंटीरियर डिटेल्स को लोकेट करवाने के लिए हम लोग सब्सिडरी ऑब्जर्वेशंस की मदद लेते हैं। यहां से यहां तक जा रहे हैं, मान लीजिए ये बेसलाइन नहीं है, लेट अस सपोज दैट बेसलाइन इज दिस वन इज बेसलाइन, बेसलाइन। अब हमें ये मेजरमेंट तो प्रिसाइजली कर दी थी, इसकी लेंथ हमने खुद कैलकुलेट नहीं की। कोई भी पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगुलेशन नेटवर्क को कंटिन्यू करवाता है केवल, उसको पिवोट पॉइंट बोलता हूं। पिवोट स्टेशन या पिवोट पॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं। जो आपका, अगर मैं जनरल बात करता हूं तो आपका ट्रायंगुलेशन का यूज कहां पर होता है। देखिएगा, ये कोई बहुत बड़ा एरिया है, लेट अस सपोज दैट किसी कंट्री का एरिया है, तो हम लोग पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसकी एरिया की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलेशन सर्वे का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो किसी भी एरिया का और किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए आप लोग ट्रायंगुलेशन सर्वे को एडॉप्ट कर सकते हो। तो यू कैन से बेसिक यूज ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे is
टू डिटरमाइन एरिया बाय सब डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को अरेंज किया जाता है। लेट अस सपोज दैट ये आपका एक सिंगल लाइंस में आपने सारी ट्रायंगल्स को अरेंज कर दिया, तो ये आपकी सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम बन जाता है। सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं। सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम ये बन जाता है। ये आपका बेसिक यूज है ट्रायंगुलेशन सर्वे का। अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका छोटा सा, लाइट वेव्स के ऊपर, और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स के ऊपर, विद ए बिट रेट ऑफ 50 बाइट्स पर सेकेंड, 50 bps, and a cycle time of 30 seconds, comma, total information content of navigation data set will be कितने बिट्स, हाउ मेनी बिट्स। देखिएगा उसने हमें क्वेश्चन दिया है, बिट रेट दे रखी है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी लाइट वेव है, जो भी इंफ्रारेड रेज है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव है, उसकी जो बिट रेट है वो है 50 बाइट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 बाइट्स। और वो साइकिल और वो लाइट वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव टोटल जो टाइम लेती है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट को पहुंचने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर दूसरे पॉइंट से, साइकिल टाइम जो लेती है वो कंप्लीट साइकिल टाइम इज 30 सेकेंड्स। तो टोटल इंफॉर्मेशन कंटेंट, ऑब्वियस बात है, सॉल्यूशन में अगर मैं बात करता हूं तो टोटल इंफॉर्मेशन कंटेंट विल बी R into T, bit rate into time. Bit rate is 50 bytes per second multiplied by 30 seconds, cancelled out. Answer is 1500 bytes is answer. So, or 1500 bits answer is there. 1500 bits is there. नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा हमारा जो हमने जो भी अभी तक ट्रायंगुलेशन डिस्कस किया है उसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायंगुलेशन इज जस्ट टू प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम फॉर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स के लिए मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम प्रोवाइड करना ट्रायंगुलेशन सिस्टम कहलाता है। टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ अर्थ, मतलब छोटा एरिया हो सकता है, बड़ा एरिया हो सकता है, तो साइज एंड शेप डिटरमाइन करना बेसिक ऑब्जेक्टिव है ट्रायंगुलेशन का। एक बात याद रखिएगा बस, ट्रायंगुलेशन में बेसलाइन मेजरमेंट, बेसलाइन जब आप मेजर करो तो उसमें कम से कम ऑब्स्ट्रक्शंस आने चाहिए। बेसलाइन मेजरमेंट्स के लिए ग्राउंड विद फीवर मींस वेरी लेस अंडुलेशंस मस्ट बी देयर, बहुत कम अंडुलेशंस होने चाहिए। याद रखिएगा ट्रायंगुलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन और फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन और सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन और टर्सरी ट्रायंगुलेशन। फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर का होता है, बड़ा एरिया कवर करता है। एग्जांपल, ये जो आपके सामने में ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, ये प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के एरिया को कवर कर देगी और प्राइमरी ट्रायंगुलेशन आपका बड़ा एरिया में कवर होगा। तो इट इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर।
डिटरमाइन द अर्थ सरफेस, अर्थ की फिगर को डिटरमाइन करता है, एंड मोस्ट प्रिसाइज कंट्रोल, जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी ट्रायंगुलेशन के पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। मोस्ट प्रिसाइज कंट्रोल पॉइंट्स इन विच सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में बी कनेक्टेड, जिसमें सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन कनेक्ट हो सके, वो आपका प्राइमरी ट्रायंगुलेशन उस प्रकार के पॉइंट को एस्टेब्लिश करके आपको दे देता है। हाँ जी, बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। ध्यान से समझिएगा, ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्स्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर फिक्स होंगे उन पॉइंट्स को कंसीडर करता है। एग्जांपल ये, एग्जांपल ये, एग्जांपल ये। तो ये पॉइंट्स प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर हैं और इन पॉइंट्स को में जो आपका सेकेंड डिग्री ट्रायंगुलेशन फॉर्म कर दिया। नाउ अगर मैं थर्ड डिग्री ट्रायंगुलेशन की बात करता हूं, अगर हम लोग थर्ड डिग्री ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी के अंदर भी आना चाहिए और सेकेंडरी के अंदर भी आना चाहिए। जो ये ट्रायंगल आपको दिख रही है, दिस इज टर्सरी ट्रायंगुलेशन, जो कि सेकेंड के अंदर भी है और प्राइमरी के अंदर भी है। द स्टेशंस आर फिक्स्ड एट क्लोज इंटरवल्स, जो ये स्टेशंस हैं सेकेंडरी में, ये क्लोज इंटरवल्स पर फिक्स किए जाते हैं, सो दैट प्राइमरी ट्रायंगुलेशन की ट्रायंगल से सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन की ट्रायंगल छोटी बने। साइज ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर स्मॉलर देन द प्राइमरी ट्रायंगुलेशन ट्रायंगल्स, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री ट्रायंगुलेशन, और यू कैन से थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन में एरिया बहुत स्मॉल कंसीडर होता है, स्मॉल ट्रायंगल्स होती हैं। तो जो आपका इट कंसिस्ट्स ऑफ, देखिएगा ध्यान से, जो थर्ड डिग्री ट्रायंगुलेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्स्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। ऑब्वियस बात है, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन के अंदर अगर कोई पॉइंट आएगा तो प्राइमरी के अंदर तो ऑटोमेटिक है ही वो, क्योंकि सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन खुद प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के अंदर बैठा हुआ है। सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन एंड इमीडिएट कंट्रोल फॉर डिटेल इंजीनियरिंग एंड अदर सर्वे। छोटे एरिया में हम लोग डिटेल सर्वे कर सकते हैं, इसलिए ये आपका डिटेल सर्वे के लिए थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन काम आता है। थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन के लिए दो पॉइंट और भी हैं। साइज ऑफ ट्रायंगल्स आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन सेकेंड डिग्री ट्रायंगुलेशन एंड स्मॉलर देन प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। तो अगर छोटा एरिया है तो इतना ज्यादा प्रिसीजन, इतना ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है नहीं, तो दैट्स व्हाई इंस्ट्रूमेंट विद मॉडरेट प्रिसीजन में बी यूज्ड। इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका मॉडरेट में लिख देता हूं, इसको आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यहां पर लैंग्वेज। तो इंस्ट्रूमेंट विद मॉडरेट प्रिसीजन may be used for tertiary triangulation। टर्सरी ट्रायंगुलेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट जो आपका है वो मॉडरेट प्रिसीजन के साथ यूज करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब हमारा ये तो था बेसिक्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ट्रायंगुलेशन। मेन डेटा मींस लेंथ ऑफ बेसलाइन कितना होना चाहिए, एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर कितना होना चाहिए, एवरेज एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर कितना होना चाहिए, आपका लेंथ ऑफ अदर साइड्स ऑफ द वेल कंडीशन ट्रायंगल कितनी होनी चाहिए, आपका मैक्सिमम एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर कितना होना चाहिए, किस एरिया के लिए एप्लीकेबल रहता है, सच एंड सच थिंग्स मैं ये टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। सो हमारा पहला पैरामीटर है एवरेज ट्रायंगुलर क्लोजर। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में बहुत कम एरर होने के चांस है, 1 सेकेंड, सेकेंडरी में 3 सेकेंड, टर्सरी में 6 सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ट्रायंगुलर क्लोजर? शुड नॉट बी मोर देन 3 सेकेंड, शुड नॉट बी मोर देन 8 सेकेंड, शुड नॉट बी मोर देन 12 सेकेंड्स। लेंथ ऑफ बेस लाइन 5 से 15 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर, 0.1 टू 0.5 किलोमीटर, छोटा एरिया। स्मॉल एरिया लाइकवाइज फार्म्स, पार्क्स। मीडियम एरिया 2 से 5 किलोमीटर में लेक, स्मॉल विलेज।
5 से 15 किलोमीटर बड़ा एरिया, सिटी, कंट्री, लार्ज एरिया। लेंथ ऑफ अदर साइड्स का हम लोगों को इतना ज्यादा महत्व नहीं है इसमें। 30 to 150 किलोमीटर, 10 to 25 किलोमीटर, 2 to 10 किलोमीटर। एक्चुअल एरर ऑफ बेस, जो आपका बेस लाइन में एक्चुअल एरर 1 in 3 lakhs, बहुत कम एरर। 3 लाख मेजरमेंट्स में एक एरर। 1 in 1.5 लाख, 1.5 into 10⁵, 1 in 75,000। प्रोबेबल एरर ऑफ बेस, मैंने आपको मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर पढ़ाई थी एक्यूरेसी एंड एरर वाले चैप्टर में। तो प्रोबेबल एरर 1 in 10 लाख, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 1 in 5 लाख, 1 in 2.5 लाख और 1 in 2.5 लाख। डिस्क्रिपेंसी, मैंने आपको डिस्क्रिपेंसी बता रखा है। मैंने कोई मेजरमेंट ली, आपने कोई मेजरमेंट ली, दोनों को आपस में कंपैरिजन करना इज डिस्क्रिपेंसी। मैंने कोई मेजरमेंट दी, उसको एक्यूरेट वैल्यू के साथ कंपेयर करना इज कॉल्ड एज द एरर, और यू कैन से एक्चुअल एरर। तो डिस्क्रिपेंसी 10 mm डिस्क्रिपेंसी अलाउड है पर रूट ऑफ किलोमीटर, 20 mm डिस्क्रिपेंसी अलाउड है पर रूट ऑफ किलोमीटर, 25 mm डिस्क्रिपेंसी अलाउड है पर रूट ऑफ किलोमीटर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे स्टेशंस, ऐसे ट्रायंगुलेशन स्टेशंस जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी ली जाएं, जहां से लाइकवाइज एजीमुथ, लाइकवाइज लैटिट्यूड, तो उनको हम लोग लैपलेस स्टेशंस बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल एजीमुथ में प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में बहुत कम एरर अलाउड है, 0.5 सेकंड्स। सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में 2 सेकंड्स एंड टर्सरी ट्रायंगुलेशन में 5 सेकंड्स की एस्ट्रोनॉमिकल एजीमुथ में एरर अलाउड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रायंगुलेशन की फिगर्स। 4 सिस्टम्स होते हैं बेसिकली, सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल सिस्टम, डबल चेन ऑफ ट्रायंगल सिस्टम, सेंट्रल पॉलीगन सिस्टम एंड ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल सिस्टम, एंड फिफ्थ सिस्टम और भी होता है, इन सबको कंबाइन कर लिया जाए तो नंबर 1 इज सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल्स। जब आपका एरिया कंजेस्टेड हो, कम वाइड हो, उस टाइम पर सिंगल चेन ऑफ सिस्टम काम आता है। सारे ट्रायंगल्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाता है। एक कॉमन बेस लाइन, स्टार्टिंग में एक बेस लाइन, स्टार्टिंग वाली लाइन को हम लोग बेस लाइन ट्रीट कर लेते हैं। यूज्ड फॉर नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन, जहां पर केवल एक रूट पॉसिबल हो फॉर कैलकुलेशन। रैपिड है, जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि एक ही रूट पॉसिबल है, इकोनॉमिक पड़ता है। लेकिन प्राइमरी वर्क के लिए सूटेबल नहीं रहता है क्योंकि इसमें फिगर एडजस्टमेंट्स में नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत कम अवेलेबल रहती हैं। अब एक नया वर्ड आ गया, नंबर ऑफ कंडीशंस फुलफिल्ड इन फिगर एडजस्टमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल। तो फिगर एडजस्टमेंट में नंबर ऑफ कंडीशन कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में सिखाऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ ए फिगर, मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड सिस्टम आपका है डबल चेन ऑफ ट्रायंगल सिस्टम। बड़ा एरिया कवर करने के काम आता है, ग्रेटर एरिया और वाइडर एरिया। कॉमन लाइन जो होती है इसी को बेस लाइन माना जाता है। दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल्स के कॉमन जो लाइन होती है उसको बेस लाइन माना जाता है। 2 रूट ऑफ कैलकुलेशन, ऊपर वाला रूट और नीचे वाला रूट फॉर कैलकुलेशन अवेलेबल रहता है। हमारा थर्ड सिस्टम है, और थर्ड सिस्टम इज सेंट्रल पॉलीगन सिस्टम और सेंट्रल पॉइंट फिगर सिस्टम। सेंट्रल पॉइंट फिगर सिस्टम एंड हमारा फोर्थ सिस्टम है ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल सिस्टम। पांचवा सिस्टम, अगर इन सबका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट फिगर सिस्टम है ये ऐसे एरिया को कवर करता है जो सेंटर से चारों तरफ बढ़ने की कोशिश करता हो, विच एक्सटेंड्स इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन। फ्लैट कंट्री में ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। किस प्रकार का फिगर है देखिएगा ध्यान से। पहले क्वाड्रिलेटरल बन गए, फिर पेंटागन,
फिर हेक्सागन, फिर डबल सेंटर्ड, एक सेंटर दूसरा सेंटर, डबल सेंटर्ड फिगर। एक बात याद रखिएगा, डायगोनल्स पर यहां पर भी एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन है, इन सब पर ट्रायंगुलेशन स्टेशन है, याद रखिएगा। नॉन स्ट्रेट डायगोनल्स आर देयर, मींस आपका जंक्शन पर एक स्टेशन एग्जिस्ट करता है, जंक्शन पर स्टेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जंक्शन पर स्टेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जंक्शन पर स्टेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल सिस्टम में, जो कि मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम होता है, मोस्टली यूज्ड हम लोग इसी को करते हैं, हिली एरियाज के लिए सुटेबल रहता है, वाइडर एरियाज बड़े एरिया में काम रहता है, सेम होता है लगभग आपका डबल चेन ऑफ फिगर सिस्टम, और आपका पांचवा सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। लेकिन आप ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल सिस्टम में ध्यान से देखिएगा, जो डायगोनल्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। आपका सेंटर पॉइंट फिगर्स में डायगोनल्स नॉन स्ट्रेट थे, जंक्शन पर कोई स्टेशन था, यहां पर स्टेशन नहीं है, तो सारी क्वाड्रिलेटर्स बनेंगी। सबसे बेस्ट सिस्टम यही रहता है। अगर आप नोट की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इन सेंटर्ड पॉइंट फिगर्स जो मैंने आपको सामने ऊपर बनाई, जिनके बीच में स्टेशन होता है, कोई भी एंगल, नो एंगल शुड बी, कोई भी एंगल, नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। याद रखिएगा, ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स में, इन ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स नो एंगल शुड बी लेस देन 40 डिग्री। यहां पर आपका लेस देन 30 डिग्री, सॉरी माय मिस्टेक, इन सेंट्रल पॉइंट फिगर नो एंगल शुड बी लेस देन 40 डिग्री, इन ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। और पूरे ट्रायंगुलेशन में एज ए होल, इन ट्रायंगुलेशन एज ए होल, वो एंगल मैं आपको बता ही चुका हूं, एज ए होल कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नो एंगल शुड बी लेस देन 45 डिग्री। वैसे तो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में सारे ऑप्शन ठीक हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 45 डिग्री। तो याद रखेंगे आप लोग, सेंटर्ड पॉइंट फिगर में इट मे बी हेक्सागन, इट मे बी क्वाड्रिलेटरल, इट मे बी पेंटागन, इट मे बी डबल सेंटर्ड फिगर, कोई भी एंगल शुड नॉट बी लेस देन, नो एंगल शुड बी लेस देन 40 डिग्री। ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स में नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री, एंड ट्रायंगुलेशन एज ए होल सिस्टम नो एंगल शुड बी लेस देन 45 डिग्री। याद रखेंगे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द फिगर्स। फिगर्स को सिलेक्ट करते वक्त हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। जो कंप्यूटेशंस हैं, इस प्रकार से फिगर सिलेक्ट करो कि कंप्यूटेशन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट रूट से आपका पॉसिबल हो पाए। इसलिए डबल चेन्स ऑफ फिगर सिस्टम या क्वाड्रिलेटरल फिगर सिस्टम सबसे ज्यादा एडॉप्ट किया जाता है। कम से कम एक रूट, उन 2 इंडिपेंडेंट रूट्स में से कम एक रूट तो वेल कंडीशनड होना चाहिए। इस प्रकार से फिगर्स को सिलेक्ट किया जाता है। जितनी भी लाइंस होती हैं फिगर्स में, वो कंपेरेबल लेंथ की होनी चाहिए। बड़ी लेंथ्स को अवॉइड करना है, वेरी लॉन्ग लाइन्स शुड बी अवॉइडेड। फिगर इस प्रकार से होना चाहिए कि कम काम करने में, लीस्ट वर्क होने से ज्यादा प्रोग्रेस आपकी शो हो, मे सिक्योर मैक्सिमम प्रोग्रेस। कॉम्प्लेक्स फिगर्स जितनी भी होंगी, एग्जांपल सेंट्रल्ड पॉलीगन सिस्टम और यू कैन से सेंट्रल पॉइंट फिगर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स फिगर्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमारा फिर यही क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस कैसे निकालेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में सिखाऊंगा। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर मैंने पहले ही बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रायंगुलेशन मेथड्स। 2 ट्रायंगुलेशन मेथड्स होते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम
और सेंट्रल सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम इंडिया में यूज होता है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ग्रिड आयरन सिस्टम ही यूज होता है। किसी भी कंट्री के मैप को बनाने के काम आती है। एग्जाम्पल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैप्स इन इंडिया। किसी भी कंट्री का एरिया कैलकुलेट करने के काम आता है। एग्जाम्पल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, इटली। एग्जाम्पल ये सिस्टम देखिएगा, पहले इस ग्रिड आयरन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेंट्रल सिस्टम पे चलेंगे। दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ चेन्स ऑफ ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल। ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल की चेन नंबर 1, चेन नंबर 2, चेन नंबर 3, चेन नंबर 4, ऑल आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर 90 डिग्री। 90 डिग्री पे चारों हैं आपके प्लेस्ड है। चेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है आपका ग्रिड आयरन सिस्टम में। नाउ अगर मैं बात करता हूं enclosed area between parallel and perpendicular series is filled by secondary and tertiary triangulation figures। कैसे देखते हैं एग्जांपल, ये कोई बड़ा सा एरिया है, इस बड़े से एरिया को हमें ग्रिड आयरन सिस्टम के द्वारा ट्रायंगुलेशन सिस्टम में और ट्रायंगुलेशन सर्वे में कन्वर्ट करना है। तो पहले पूरे एरिया को जहां तक पॉसिबल हो सके एक बड़ी ट्रायंगल में और बड़े फिगर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने इस पूरे एरिया को जितना भी मेरा पॉसिबल हो सका मैंने इस एरिया में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या है, जो ये लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या है कि इनक्लोज्ड एरिया, जो भी इनक्लोज्ड एरिया बच गया है बिटवीन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सीरीज, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सीरीज इज फिल्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रायंगुलेशन फिगर्स। तो जो ये रिमेनिंग एरिया है यहां पर आपकी सेकेंडरी फिगर्स और टर्सरी फिगर्स के द्वारा ये हम लोग इसको फिल कर देंगे। ये आपका है ग्रिड आयरन सिस्टम। इस प्रकार से ये सारा डेटा, सारा ये इनक्लोज्ड एरिया जो बच गया था आपका सेकेंडरी और टर्सरी फिगर्स के द्वारा ये इनक्लोज्ड हो जाएगा। सेंट्रल सिस्टम क्या है, इसमें तो हमारे पास कोई भी बाउंडेशन नहीं थी कि बिल्कुल हमें जो ये सेंटर्ड एरिया जो है ये बिल्कुल सेंटर में हमारा करना है। जितना भी एरिया हमारा कवर हो उसका उतना हमने कवर कर लिया। लेकिन सेंट्रल सिस्टम नाम सजेस्ट कर रहा है, सेंट्रल सिस्टम में बेसिकली यूएस, आपका यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में यूज होता है, ब्राजील वगैरह। इन कंट्री ऑफ स्मॉल एक्सटेंट, एक्सटेंट तो स्मॉल है लेकिन सारी तरफ एक्सटेंड हो रखा है। तो लाइकवाइज ये मान लीजिए एरिया है, इसमें सेंट्रली एरिया मार्क किया जाता है। लेट अस सपोज दैट ये मैंने सेंट्रली एरिया मार्क कर दिया, और जो ये आपका सेंट्रल ट्रायंगल हो गई, मेन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ट्रायंगल और मेन ट्रायंगल। बाकी जो एरिया है वो सेकेंडरी फिगर्स के द्वारा आपका भर दिया जाएगा। टर्सरी फिगर्स भी हो सकती हैं और आपकी सेकेंडरी फिगर्स भी हो सकती हैं। ये लीजिए, सेकेंडरी फिगर्स के द्वारा आप इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सेंट्रल सिस्टम्स। एक बात याद रखिएगा, आपके ट्रायंगुलेशन सर्वे में डबल लाइंस वाला सिस्टम सबसे बेस्ट रहता है। नोट करके अगर मैं बात करता हूं, इन वेरी एक्सटेंसिव सर्वे, मतलब आपका सर्वे बहुत बड़ा है तो प्राइमरी जो ट्रायंगुलेशन है, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज लेड इन 2 series of chains of figures। मतलब सिंगल चेन्स ऑफ फिगर सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया जाता जनरल केस में। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। 2 series of chains of figures विच आर, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, विच आर यूजुअली प्लेस्ड इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपको एक्सटेंसिव सर्वे, अगर आपका सर्वे बड़ा है तो जहां पर हम लोगों ने ट्रायंगुलेशन सर्वे एडॉप्ट कर ही लिया है, तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन को बिछाने के लिए
आप 2 सीरीज ऑफ चेन्स फिगर्स को याद रखिए, मतलब कहने का आप इसमें ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल को अडॉप्ट कर सकते हो, आप इसमें सेंट्रल पॉइंट फिगर सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब सिंगल चेन्स ऑफ फिगर्स को अडॉप्ट नहीं करना है, डबल चेन ऑफ फिगर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में उसको प्लेस आप कर सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में। तो हमारा दूसरा नोट है, किसी भी फिगर मतलब सिंगल चेन ऑफ फिगर, डबल चेन ऑफ फिगर, ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल, सेंटर पॉइंट फिगर को अडॉप्ट करने से पहले आपको देखना है कि आप मेथड कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं। ग्रिड आयरन सिस्टम है कि सेंट्रल फिगर सेंट्रल सिस्टम है, एक्यूरेसी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, आपने एक्यूरेसी कितनी यूज की है। प्रिसीजन यूज्ड इन मेजरमेंट, प्रिसीजन का मतलब क्या है, एंगल मैग्नीट्यूड इन इंडिविजुअल ट्रायंगल, वो आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल के एंगल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड अरेंजमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, उनकी अरेंजमेंट कैसे करवाई है, ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में करवाई है, सिंगल चेन की में, डबल चेन में करवाई है, और शेप ऑफ फिगर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिगर की जो शेप है वो उसकी एक्यूरेसी मेजर करने के लिए हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ ए फिगर। वैसे तो एक वेल कंडीशन ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूं, जिसका बेस एंगल, लेट अस सपोज दैट दिस इज बेस एंगल, this is also base angle, these are the base angles, this is base, these are another sides, this point is vertex and this angle is vertex angle। वैसे तो ऐसी वेल कंडीशन ट्रायंगल सही रहती है जिसका बेस एंगल 56 डिग्री 14 मिनट 56 डिग्री एंड 14 मिनट्स हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी प्रकार की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो सारे एंगल्स में कोई भी एंगल आपका, किसी भी वेल कंडीशन ट्रायंगल का कोई भी एंगल आपका 45 से कम नहीं होना चाहिए, 45 से कम नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होता है, जो हमारा काफी देर से पेंडिंग आर्टिकल चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो हम लोग को स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना सीखते हैं। आइए, तो हमारा मेन आर्टिकल है स्ट्रेंथ ऑफ ए फिगर। Our main article is strength of a figure। देखिएगा, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है बेसिकली डिफाइन करने के लिए मेरे को सहायता लेनी पड़ती है आर पैरामीटर की। तो क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर L square which would occurs in 6th place of logarithm। ये चीजें मैं आपको न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगा, इसका मीनिंग क्या है। ऑफ एनी साइड इज गिवन बाई L square इज इक्वल टू 4/3 d square r। अब हमारा d क्या है, एक बात श्योर है, प्रोबेबल एरर r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही स्ट्रेंथ ऑफ फिगर डिफाइन करता है, जितना r ज्यादा होगा उतनी एरर ज्यादा होगी, उतनी एरर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कम होगी। तो जितना कम आर होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ आर स्ट्रॉन्गर द फिगर, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर होगी। जितना कम आपकी आर की वैल्यू होगी, पहली बात। अब हम जो पोर्शन इसमें होता जा रहा है उसको मैं यहां पर रफ कर रहा हूं। अब हमारा जो फार्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 d स्क्वायर R, इसमें d क्या है, d इज द प्रोबेबल एरर ऑफ ऑब्जर्व डायरेक्शन। ये सेकंड्स में वो गिवन देगा आपको, एग्जामिनर आपको गिवन देगा। अब बात करते हैं r की वैल्यू क्या है। r j फंडामेंटल विच इज गिवन बाई d माइनस c होल डिवाइड बाई c समेशन ऑफ डेल a स्क्वायर प्लस डेल b स्क्वायर प्लस डेल a डेल b। पहले d की बात कर लेते हैं। जितनी भी डायरेक्शंस फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, उनको एक्सक्लूड करके, उनको हटा करके, दोज अलोंग द नॉन साइड, जो कॉमन साइड है उसको हटा करके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑब्जर्व कितनी होंगी इज गिवन बाई 2 टाइम्स ऑफ n-1 माइनस नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस अगर आप सर्वे में कोई है, आपके ट्रायंगुलेशन में कोई है, तो उसको हटा देना है, नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस। अब हमारा इस d को निकालने चले थे,
हमारा अननोन आ गया एन। एन क्या है? एन इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस नॉन साइड्स, मतलब बेस लेंथ को, बेस लाइन को भी जोड़ करके, हम बेस लाइन को मिला करके टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी। मैं आपको ये नॉन साइड का फंडामेंटल समझा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये हमारी कोई ट्रायंगल है, जो बेस लाइन होती है उसी को हम लोग नॉन साइड बोलते हैं, बेस लाइन और नॉन साइड बोलते हैं, याद रखिएगा। जो ये एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी सी, और यू कैन से दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस एंगल, एंड एंगल सी को बोलते हैं हम लोग एजिमुथ एंगल। बेस एंगल ज्यादा होते हैं, एजिमुथ कम होता है। एजिमुथ बेसिकली नथिंग, इट इज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एंगल फ्रॉम ट्रू नॉर्थ इज एजिमुथ एंगल। तो एजिमुथ एंगल हमारा सी हो गया। तो जब भी मैं यहां पर नॉन साइड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बेस लाइन की बात कर रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इंक्लूडिंग नॉन साइड्स? 1 2, इसमें जैसे 3 होगी टोटल नंबर ऑफ साइड्स। एन का काम हो गया, डी का काम हो गया, अब हम बात करते हैं कैपिटल डी का काम हो चुका है, इसमें एन आया था, एन का काम हो चुका है। बात करते हैं डेल ए डेल बी। 1 सेकंड में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्मॉल डी प्रोबेबल एरर जो कि सेकंड्स में देगा। 1 सेकंड में कितना डिफरेंस है, कहां से? 6th प्लेस ऑफ लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ डिस्टेंस एंगल। डिस्टेंस एंगल मैं बता चुका हूं, एंगल ए एंड बी ऑफ ईच ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। कितना डिफरेंस होगा ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डी का काम हो गया, डेल ए डेल बी हो गया, बच गया सी। आइए सी के ऊपर चलते हैं। तो अगर मैं सी की बात करता हूं, आइए, सी इज नंबर ऑफ एंगल्स एंड साइड्स कंडीशंस। मैं आपको थोड़ी देर पहले 3-4 बार बोल चुका था हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, उसी के तरीके से निकाली जाएंगी। एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस 2 एस प्लस 3। एन तो बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स इंक्लूडिंग नॉन साइड्स। एन डैश टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन बोथ डायरेक्शंस इंक्लूडिंग नॉन साइड्स। अब यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लेना है, वहां पर केवल टोटल नंबर ऑफ साइड्स देखना था, यहां पर डायरेक्शन वाइज देखना है। एन डैश बात करते हैं एस एंड एस डैश की। एस टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस एंड एस डैश टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशंस कितने हैं। ये सारा डेटा मैं आपको न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा। तो हम कह सकते हैं अगर एंगल्स को सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर किया जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑब्जर्व्ड मींस कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस इंपोज्ड बाय शेप ऑफ फिगर मींस सी के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ स्टेशंस ऑक्युपाइड मतलब एस डैश के ऊपर डिपेंड करेगा। साइज ऑफ डिस्टेंस एंगल यूज्ड इन कंप्यूटेशंस एंगल ए एंड एंगल बी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो यू कैन से आर के अंदर हमारा बेसिक फंडामेंटल आया है डी माइनस सी होल डिवाइड बाई सी, समेशन ऑफ डेल ए स्क्वेयर प्लस डेल बी स्क्वेयर प्लस डेल ए डेल बी। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस फिगर का है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर डिपेंड करेगी डी माइनस सी ओवर सी के ऊपर। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आर, और जितना आर कम आएगा, जितना आर हमारा कम आएगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर होगी, मतलब वो शेप ऑफ फिगर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड होगी। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोगों को डी माइनस सी होल डिवाइड बाई सी निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं रूटीन ऑफ द ट्रायंगुलेशन सर्वे, सबसे पहले हमें मुआयना करना पड़ेगा, रिकनेसेंस करना पड़ेगा, जो कि क्या क्या कवर करता है। कंट्री जो है उसका एग्जामिनेशन करना, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट्स फॉर बेसलाइंस, बेसलाइंस के लिए सुटेबल साइट सेलेक्ट करना, ट्रायंगुलेशन स्टेशंस के लिए सुटेबल साइट सेलेक्ट करना,
इंटरविजिबिलिटी डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन एंड ऑब्जर्वर एंड हाइट ऑफ स्टेशन डिटरमाइन करना, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। यहां पर मेथड यूज होता है कैप्टन जीटी मैकगो मेथड, कैप्टन जीटी मैकगो मेथड, ये मैं डिस्कस करूंगा। हाइट ऑफ स्टेशन कैसे निकाले जाते हैं, बेसिकली ये लेवलिंग में भी आपको थोड़ा बहुत मैं सिखा चुका हूं। लाइकवाइज रिफ्रैक्शन करेक्शन, आपका एटमॉस्फेरिक करेक्शन, हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड कैसे निकालते हैं। तो ये हाइट ऑफ स्टेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा यूजिंग कैप्टन जीटी मैकगो मेथड अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिकल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा हाइट ऑफ स्टेशन। कलेक्शन ऑफ मिससेलेनियस इंफॉर्मेशन, लाइकवाइज पानी का कम्युनिकेशन क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ वाटर एंड कम्युनिकेशन ऑफ गाइड्स वगैरह, और गाइड्स मिलेंगे जो गाइड जो करेंगे वो कहाँ से अवेलेबल होंगे। आपने रिकनेसेंस कर लिया, मीन्स मुआयना कर लिया। मुआयना करने के बाद आपका सिग्नल्स को और टावर्स को इरेक्ट करवा दीजिए, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। एक बार आपने ये सिग्नल्स एंड टावर्स को यहां पर इरेक्ट करवा दिया, ये करवा दिए इरेक्ट। उसके बाद बेस लाइन को मेजर कर लीजिए। फील्ड में अपने आप मेजर करना पड़ेगा, ईडीयू से मेजर करेंगे तो बेटर रहेगा। ये आपकी बेस लाइन होगी। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, यहां से इस तीसरे पॉइंट को देखना पड़ेगा। ये हमने एंगल मेजर किया, जो भी हमारा पॉइंट है उसको देखा और वहां तक उसकी तरफ लाइन ड्रॉ कर दी ऑन द पेपर, एंड स्केल के हिसाब से उस लाइन की लेंथ निकल जाएगी। सिमिलरली ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करके और ये साइड आप यूजिंग स्केल ऑफ द मैप आप निकाल सकते हैं। तो स्केल से ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। ये आपने खुद मेजर किया है, ये आपने खुद मेजर किए हैं, दोनों डिस्टेंस एंगल्स आपने खुद मेजर किए हैं। एजिमुथ एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाय द वे, अगर ये एजिमुथ एंगल हमें मेजर करना पड़ जाए तो ये एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन बन जाएगा। तो इस स्टेशन को लैपलेस स्टेशन बोलता हूं। तो एजिमुथ वगैरह का मेजरमेंट करना हम लोग लैपलेस स्टेशन पर भी इंक्लूड करता है। उसके बाद कंप्यूटेशन करवा दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकाल दीजिए। लाइकवाइज L² = 4/3 d² R, उसमें R की वैल्यू आपके d-c/c समेशन ऑफ del A² del V² प्लस del A del B, उससे हम लोगों को कंप्यूटेशन हो जाएंगी स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। जितना कम वैल्यू ऑफ R आएगा उतना आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर होगी। तो आप ये कंप्यूटेशन कर दीजिए। ये आपके डिफरेंट स्टेप्स थे। हम लोग अब मूव करते हैं, पहले यहां तक के जितने न्यूमेरिकल्स हमारे बचे हुए हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। इस वीडियो में मैं केवल न्यूमेरिकल्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फिगर लाइकवाइज d-c/c निकालना, लाइकवाइज L² = 4/3 d² R, तो R निकालना, हम लोग ये न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं डिस्कस करूंगा ट्रायंगुलेशन स्टेशन का और ट्रायंगुलेशन सर्वे का, आपके डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लाइकवाइज कॉल्बी एपरेटस, जेड्रेन एपरेटस, रिजिड बार एपरेटस, फ्लेक्सिबल एपरेटस, ये एपरेटस कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस करना बाकी है। एक मैंने आपको अभी आर्टिकल थोड़ी देर पहले बताया, हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड निकालना, रिफ्रैक्शन करेक्शन एंड आपका करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, और कैप्टन जीटी मैकगो मेथड को डिस्कस करना। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा, और एंड आफ्टर दैट जो हमारा एक बेसिक पोर्शन जो बचा हुआ है दैट इज सिग्नल्स, लाइकवाइज ओपेक सिग्नल्स, नॉन ओपेक सिग्नल्स एंड नाइट सिग्नल्स एंड बिबली टावर, ये मैं डिस्कस करूंगा माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग अभी पेंडिंग हमारा है न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबल एरर ऑफ डायरेक्शन मेजरमेंट इज 1.25 सेकेंड्स। तो उसने हमें छोटा डी दे दिया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वो गिवन देगा 1.25 सेकेंड्स, वो दोनों के लिए बराबर रहेगा दोनों क्वेश्चंस के लिए। अगर उसने मैक्सिमम प्रोबेबल एरर डिजायर्ड इज, अगर ये मैक्सिमम दिया है तो आर की वैल्यू भी उसकी कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम ही होगी। हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर निकालना है। हमारा रिलेशन होता था 4/3 d² R मैक्सिमम। अब एल की वैल्यू कैसे पढ़े, मैंने आपको बताया था प्रोबेबल एरर दैट अकर्स इन 6th प्लेस ऑफ लॉगरिथम। अब ये समझ में नहीं आया था, अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर उसने 1 in 25,000 दे रखी है, 1 in 25,000। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि बनेगा 0.00004। इसका लॉगरिथम निकालते हैं, लॉगरिथम ऑफ
1 प्लस माइनस 0.00004 जो कि आपका आता है विच इज इक्विवेलेंट टू 0.000017371। आपने लोगरिथम निकाल लिया। अब मैंने क्या बताया, सिक्स्थ प्लेस में जो ऑकर होगा, प्लेस नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हमें सिक्स्थ प्लेस लेना है और उसके नेक्स्ट प्लेस लेना है। तो सिक्स्थ एंड नेक्स्ट प्लेस की रीडिंग आपकी निकाल लेंगे। आइए, तो एल हमारा हो गया प्लस माइनस, सिक्स प्लेस पर 1 बैठा हुआ है, सेवंथ प्लेस पर 7 बैठा हुआ है, तो एल स्क्वेयर हमारा हो गया 289। तो एल स्क्वेयर अगर 289 आ गया, एल स्क्वेयर की जगह मैंने पुट किया 289, डी हमारे पास है 1.25 सेकेंड्स का स्क्वायर, यहां से आर मैक्सिमम निकाला, इट इज फाइंड टू बी 138.72। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। आंसर नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं बी पोर्शन की। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन यही है। डी उसने हमें दिया है 1.25 सेकेंड्स। मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं न्यूमेरिकल डेटा। 1.25 सेकेंड्स दे रखा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये 1 in 10,000 which is equivalent to 0.0001। तो लोगेरिथम ऑफ 0.0001 निकाल लीजिए, तो हमारा ये आंसर आता है 0.00043427 43427। अब ध्यान से देखिए, सिक्स्थ प्लेस पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सिक्स्थ पर 4 आ रहा है, सेवंथ पर 3 आ रहा है। सिक्स्थ एंड नेक्स्ट प्लेस चेक करना है। सिक्स्थ पर 4 आया, सेवंथ पर 3 आया, तो एल स्क्वेयर विल बी 1849। तो यहां पर एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/3 डी स्क्वेयर, आर मैक्सिमम होता है, एल स्क्वेयर की जगह पुट कर दीजिए 1849 इज इक्वल टू 4/3 डी स्क्वेयर 1.25 सेकेंड्स का स्क्वेयर, आर मैक्सिमम की वैल्यू वी विल फाइंड एज 876.64। एक तो इस प्रकार के आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं और न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों को डी माइनस सी ओवर डी का रेशियो निकालना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो हमारे पास सी निकालने का फार्मूला था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस 2s प्लस 3। पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड करो चाहे बैकवर्ड करो, बात बराबर है, मतलब एन और एन डैश बराबर रहेगा। तो एन और एन डैश इसमें टोटल 6 हो गए। टोटल स्टेशन 1 2 3 4, और चारों के चारों स्टेशन ही ऑक्यूपाइड हैं, मतलब इसमें एस डैश और एस 4 हो गया। पहले तो सी निकाल लीजिए, 6 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2 2 प्लस 1 3 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो सी की वैल्यू तो हमारी आ गई 4। डी निकालने का मैंने तरीका बताया था, 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस। अब डॉटेड लाइंस इसमें है नहीं कोई, तो 2 इंटू 6 माइनस 1 10, रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो निकाला, डी माइनस सी ओवर डी, डी इज 10 माइनस सी इज 4 ओवर 10, दैट इज 0.6।
आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को d माइनस सी ओवर डी ही निकालना है। जो फिगर उसने हमें दी है वो उसने ये फिगर दिया है, फिगर गिवन इज दिस वन। ये आपकी फिगर गिवन है एंड ये बिना लाइन के है। तो यहां पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइंस गिन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फार्मूला हमारा बराबर रहेगा एन और एन डैश, एस और एस डैश। अभी देखते हैं क्या रहेगा। फॉर्मूला हमारा बराबर रहेगा, आइए लाइंस गिनते हैं। 1 2 3 4, आउटर 4 5 6, यहां से यहां तक 6 7 8 9। देखिएगा मैं दोबारा पेन चला रहा हूं। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर 9। चाहे फॉरवर्ड करो चाहे बैकवर्ड करो बात बराबर रहेगी। लेकिन इसमें मैं स्टेशंस की बात करता हूं। स्टेशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 स्टेशन है और पांचों के 5 स्टेशन ऑक्युपाइड है। वैल्यू निकाल लेंगे। आइए देखिएगा। तो आंसर निकालना है 9 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3, 9 माइनस 5 और ये टोटल वैल्यू हमारी आएगी 7। डी की वैल्यू डॉटेड लाइन इसमें कोई है नहीं, तो 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 16। तो डी माइनस सी और डी का रेशियो निकाल लेते हैं। 16 माइनस 7 डिवाइड बाई 16 गिव्स मी 0.5625। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आपको नंबर ऑफ लाइन्स एक्यूरेटली मेजर करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसी में थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं। आइए, फॉर्मूला हमारा बराबर रहेगा, केवल हमें नंबर ऑफ लाइन्स एंड नंबर ऑफ स्टेशंस काउंट करने आने चाहिए। देखिएगा ध्यान से। हमारा जो डायग्राम उसने गिवन दिया है वो डायग्राम जो ट्रायंगुलेशन डायग्राम है वो डायग्राम ये है। ये डायग्राम उसने हमें गिवन दे रखा है। हम लोगों को d माइनस सी होल डिवाइडेड बाई डी का रेशियो निकालना है। तो देखिएगा, पहले नंबर ऑफ साइड से काउंट कर लेते हैं। फार्मूला बराबर रहेंगे सब। आइए साइड्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है इसलिए एक लाइन काउंट होगी। 8, बीच में इंटरसेक्शन है अलग अलग काउंट होगी। 9 10 11 12 और कॉमन साइड 13। टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 13। और चाहे फॉरवर्ड काउंट करो चाहे बैकवर्ड काउंट करो ये आपकी 13 ही होंगी। नंबर ऑफ स्टेशंस ऑक्युपाइड 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस आर 7 और सातों के साथ ही ऑक्युपाइड हैं। ये निकाल लिया, आंसर आ जाएगा आपका 13 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 13 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 3 gives me C value as 9. Similarly,
इसमें कोई डॉटेड लाइन तो है नहीं, तो हमारा 2 इंटू 13 माइनस 1 दैट इज 24। यहां पर मैंने वैल्यू निकाली, डी वैल्यू इज 24 माइनस सी इज 9 होल डिवाइडेड बाई 24 गिव्स मी रेशियो एज 0.625। क्वेश्चन नंबर 4 वाज देयर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस में मैंने डॉटेड लाइन का जिक्र नहीं किया, तो एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जिसमें डॉटेड लाइन का जिक्र होगा। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा हम लोगों को इस फिगर का डी माइनस सी ओवर सी रेशियो निकालना है, सॉरी डी रेशियो निकालना है। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं, हम लोगों को पहले नंबर ऑफ टोटल साइड्स देख लेते हैं। एक साइड से चल के आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में इंटरसेक्शन नहीं है तो एक ही लाइन कंसिडर होगी। 8 9 इंटरसेक्शन है तो अलग अलग कंसिडर होंगी। 10 11 एंड 12 एंड कॉमन लाइन इज 13। देखिएगा डॉटेड लाइन है तो जरूर, लेकिन उसकी मेजरमेंट नहीं की गई है, बट टोटल लाइन्स आर 13 एंड एस। अब जो बैकवर्ड पाथ में अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो डॉटेड लाइन कभी भी काउंट नहीं होती हैं, तो 13 माइनस 1 2 एंड 3 डॉटेड लाइन्स आर देयर, तो इट इज 10 एस। टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेशंस आर देयर और सातों के साथ ही ऑक्युपाइड हैं, तो एस डैश भी बराबर ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अब तो हमारा फॉर्मूला आसान बन जाएगा, अगर काउंटिंग होगी तो सी एन डैश माइनस एस डैश, एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस 2s प्लस 3। एन डैश की वैल्यू हमारी 10 है, 10 माइनस 7 प्लस 1 इट इज 4 प्लस एन 13 माइनस 2 7 प्लस 3, तो दिस इज प्लस 2। सी वैल्यू इज 6। सिमिलरली डी, अब देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला हमारा था 2n माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस, अगर कोई है तो। आइए, तो 2n इज 13 माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस आर 1 2 एंड 3, तो दिस इज 21। तो यहां पर हमारा रेशियो d माइनस c ओवर d, दैट इज d इज 21, c इज 6 over 21 gives me the ratio as 0.714। ध्यान से इसको नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूं सच डेट के आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोगों को ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, जो आप साथ साथ में बना लीजिए इसको। देखिएगा ध्यान से, हम लोगों को ये डेटा एक बार ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बात करते हैं
आइए टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट कीजिए, करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बीच में ये स्टेशन दे रखा है 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 15। अब इसमें से डॉटेड लाइंस को हटा दीजिए या फिर टोटल डायरेक्ट लाइंस को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, और यू कैन से 15 में से 10 डॉटेड लाइंस को मैंने हटा दिया तो 5 बचा। टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस आर 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल स्टेशंस तो 8 हैं, लेकिन उसमें से ऑक्यूपाई कितने हो रखे हैं 1 2 3 4। टोटल आपके स्टेशंस जो ऑक्यूपाइड हैं वो ओनली 4 आर देयर। तो टोटल स्टेशंस ऑक्यूपाइड आर 4। तो इसमें हम अगर बात करते हैं इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, आइए। तो हमारा एन डैश इज 5 माइनस एस डैश इज 4 प्लस 1, 5 minus 4 plus 1, this is 0, my mistake, 5 minus 4 1 1 and 1 2, and उस वैल्यू में आपका n वैल्यू इज दिस इज 15 minus 2 s plus 3, तो 15 minus 1 minus 15 minus 16 minus 1 plus 2, तो टोटल वैल्यू इज 4। डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं 2 15 माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस आर 10, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 15 माइनस 1 14 28 माइनस 10 18, ये वैल्यू आपकी 18 है। तो 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 18 विच इज नियरली इक्वल्स टू, और फाइनल आंसर इज 14/18। आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगुलेशन सर्वे में हमारे आर्टिकल्स पेंडिंग हैं कोल्बी apparatus, J-train apparatus, flexible apparatus, which are the type of flexible apparatus, rigid bar apparatus, and after that हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी एंड हाइट ऑफ द स्टेशंस यूजिंग कैप्टन GT मैक्गो मेथड along with their numericals, followed by signals, likewise opaque signals, non-opaque signals, night signals and Bibli tower। ये हमारा सिलेबस ट्रायंगुलेशन सर्वे का पेंडिंग है, जो कि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।